एमआईएम को मैंने इस्तीफ़ा लिख दिया है और मैं एमआईएम के जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो चुका हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष पांडे और मैं हूँ इसमें बनारस में। मेरे साथ हैं बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा जी, जिन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का बनारस उत्तरी से। और अब इनसे हम ज़रा जानते हैं कि ये चुनाव कैसे लड़ पाए, क्या क्या सिस्टम रहा है, कितना इन्हें वोट मिला है और क्या रही है इनकी रणनीति। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पोलटॉक को और उसके पूरे टीम को। जब हम लोग चुनाव के समय में आए थे, आपसे बातचीत हुई थी, उस दौरान आपने कहा था कि हम उत्तरी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आप मैदान में गए, पार्टी शायद आपकी वो नहीं मिल पाई जो आप चाहते थे। क्या रहा पूरा समीकरण, कैसे एआईएम की तरफ गए और वहाँ से चुनाव लड़ा आपने उस पार्टी से? नहीं, देखिए, कांग्रेस का मैं पदाधिकारी था। कांग्रेस के लिए मैंने 5 साल काम किया यहाँ बनारस में, लेकिन टिकट बंटवारे के समय में कुछ शीर्ष नेता जो यहाँ बनारस के थे, उनको अपना राजनीतिक संकट मेरे वजह से दिखाई दे रहा था। उनको ये लगा कि अगर ऐसे नौजवान कांग्रेस पार्टी के अंदर एंट्री मारेंगे या पॉलिटिकल वेब में जब एंट्री मारेंगे तो उनका राजनीतिक जीवन ख़त्म हो जाएगा यहाँ लोकल के। उस पर भी सोने पे सुहागा ये हो गया कि जब टिकट बंटवारा शीर्ष नेतृत्व से शुरू हुआ तो टिकट की दलाली शुरू हो गई। तो डमी कैंडिडेट उतारना लोगों के लिए कांग्रेस का एक खाजियामा था और कांग्रेस पूरी तरीके से जो है फेल नज़र आई। अच्छा हुआ कि मैं कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ा। आप कांग्रेस में रहे हैं, सेवा दल के अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर आप प्रसपा में गए, ऐसा मैंने पढ़ा। प्रसपा से फिर कांग्रेस में आए, पार्टियां आपकी लगभग बदलती रहीं, फिर आप एआईएम में गए। सवाल ये है कि जब आप ओवैसी की पार्टी में चुनाव लड़ने गए तो उसमें पूरे पूर्वांचल में आप अकेले थे, फिर ब्राह्मण पर ओवैसी ने दांव लगाया था। कैसी बातचीत हुई ओवैसी साहब की, किस तरीके से आपको टिकट दिया गया या आप खुद अप्रोच किए थे? नहीं, देखिए, मैं भले पार्टी छोड़ दिया हूँ, पहले तो मैं आपको बता दूँ। एआईएम आपने छोड़ दिया? हाँ, मैं चुनाव के ठीक सवेरे ही एमआईएम को मैंने इस्तीफ़ा लिख दिया है और मैं एमआईएम के जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो चुका हूँ। लेकिन नो डाउट ओवैसी जी एक अच्छे नेता हैं, उनकी विचारधारा अच्छी है और वो काफ़ी मेहनत कश आदमी है। इसका एहसान है कि मुझे उन्होंने टिकट दिया और मुझे विधानसभा के लिए जो है वो उन्होंने चुना, उत्तरी विधानसभा। लेकिन मामला यहाँ ये है ना कि देखिए, नेता अच्छा है, लेकिन नेता अब जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का ठेकेदारी करती, तो एक टैग लगा हुआ था ओवैसी साहब के ऊपर कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। वैसे दौर में भी मैं बनारस जैसे मैंने नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सिर्फ इसलिए गया था वहाँ पर कि यहाँ से एक बनारस से एक मैसेज देना होगा गंगा जमुनी तहजीब का। मैं देखिए ब्राह्मण का लड़का हूँ और ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी किसी ब्राह्मण लड़के को एमआईएम से लड़ना विधानसभा। ये उस चुनौती को सिर्फ और सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। लेकिन जज्बात था, तेवर था, हम लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और क्योंकि जीवन में चुनौती ही मैंने एक्सेप्ट किया है आज तक। अगर मुझे सत्ता पाना होता, कुर्सी पाना होता तो मैं अब तक जो है पत्रकार महोदय कहीं ना कहीं सदन में रहता और आज के जो लिस्ट जारी हुई है उसमें भी मेरा नाम रहता कि मैं भी कैबिनेट या राज्य दर्जा का मंत्री हो जाता। और जब चाहूँगा, जिस दिन चाहूँगा, जिस सरकार में चाहूँगा, उस दिन मैं चला जाऊँगा। लेकिन अभी संघर्ष करना है। अभी मुझे भी जनता मेरी परीक्षा ले रही है तो मैं भी जनता का परीक्षा ले रहा हूँ। सदर ओवैसी साहब को उनके कम्युनिटी ने ही सिरे से नकार दिया। एक वोट भी मतलब 100-200 वोट यही है, एक का दुक्का वोट हमको मिला। आप हमारा पोलिंग बूथ का पूरा अगर निकाल के देखेंगे तो मुझे इस दौर में भी हिंदुओं का सबसे ज़्यादा वोट मिल गया। 1000 से ऊपर जो है मुझे हिंदुओं ने वोट किया ओवैसी साहब के चुनाव चिन्ह पतन पर, लेकिन माइनॉरिटी ने मुझे वोट नहीं किया। तो मुझे ये लगा कि नेता अच्छा हो सकता है, लेकिन जब उस आदमी का बात उसके कौम के लोग नहीं समझ रहे हैं तो मैं यहाँ पर कितना उनको समझा पाऊँगा। और ये एक सबक है ओवैसी जी को और ओवैसी जी के तमाम उन समर्थकों कि भीड़ लगा लेने से सत्ता में नहीं जा पाएंगे आप। आपके अपने लोग आपके ओवैसी साहब के साथ जो है ओवैसी साहब के कौम के लोग कदम से कदम नहीं मिलाना चाहते हैं, जिसका नतीजा मेरा चुनाव है। मेरा क्या, आप जाइए ना वहाँ नोएडा वाले वो गामा पंडित को देखिए, प्रीति मिश्रा को देखिए,
तमाम ऐसे तमाम वो सीट को देखिए जो 1000, 1100, 1200 मिला उनको। मुबारकपुर के अलावा जमानत जब्त हो गई है, वैसे ही गुड्डू जमाली ने ठीक ठाक चुनाव लड़ा। ये चीज़ बताइए, जब बातचीत आपकी चुनाव में जाने की हो रही थी, पूरी तैयारी थी आपकी, आपने बताया था कि बड़े सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के जब आप गए थे तो क्या उन मुद्दों को भी लोगों ने नहीं समझा? नहीं, देखिए, मुद्दा पर ही जो हिंदू वोट मिला है वो मुद्दे पर ही मिला है। और बैड फैक्टर हो गया ओवैसी जी का, जो मतलब MIM का जो छवि बनाया गया है, भाजपा की बी टीम है तो भाजपा नेता अच्छा है, हरीश मिश्रा अच्छा हैं, लेकिन वोट जो है। और सबसे बड़ी बात ये हुई ना कि भाजपा और सपा का जो सीधी लड़ाई हो गई, उस लड़ाई में हमें क्या, हमारा है दल, माने MIM ही क्या, तमाम वो दल। आप देखिए कांग्रेस को 2600, 800, 9। आप सबसे ज़्यादा दिक्कत तब हुआ कि जब आप वो उन्नाव पीड़िता वाला का जब वोट आया 695, आप उसको भी इग्नोर कर दीजिए। आप चंद्रशेखर रावण जी के वोट आप बैलेंस को देखिए, 900 वोट। इतना बड़ा दलित का नौजवान नेता, उसको 900 जनता दे रही है। तो सीधी सीधी लड़ाई हुई थी सपा और भाजपा। माइनॉरिटी के लोगों ने बहुत कुछ गवा दिया इस चुनाव में। क्या गवा दिया? सरकार भी नहीं बना पाए बेचारे, एक मुश्त एकजुट तीसरी बार, यानी 17 में भी एक मुश्त एकजुट सपा को गया, भाजपा सरकार बनाई। 19 में भी माइनॉरिटी ने एकजुट एक मुश्त होकर के 19 में वोटिंग किया, भाजपा सरकार बनाई। 22 में भी एक मुश्त, पूरा एक वोट भी जिसको नहीं कहा जा सकता माइनॉरिटी का इधर उधर पड़ा, वो सीधे सीधे चला गया सपा में। फिर भी सरकार नहीं बन पाई। यहाँ क्या हुआ कि सरकार भी माइनॉरिटी के लोगों ने नहीं बना पाया और अपने मुद्दे पे लड़ने वाले नेताओं को भी पैदा नहीं कर पाया, उनको खड़ा होने लायक भी नहीं छोड़ा। आप क्या समझ रहे हैं मेरे ऊपर क्या बीत रही? लोग भले आरोप लगा रहे हो मैं MIM से आया था लड़ने जाने, मैं उन MIM के लोगों से पूछना चाहता हूँ, यार मेरे ऊपर आरोप लगाने से बेहतर यह है कि आप अपनी आत्मसमीक्षा करिए। आपको तो लालच आ जाएगा 300 यूनिट बिजली का, आपको लालच आ जाएगा फ्लैट रेट का। तो लालच में जब आप राजनीति में वोटिंग शुरू करेंगे तो आपको घाटा होगा। और MIM का यह चुनाव रिजल्ट इस बात को साबित कर दिया कि माइनॉरिटी पूरी ताकत कहीं भी लगा करके अभी 10-20 साल तक लगा ले, कहीं कुछ कोई सरकार नहीं, कोई नेता नहीं पैदा कर